हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लास्ट क्लास में लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया था 100 एमसीक्यू का, उसमें से 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इंडियन इकोनॉमी का है, एनसीईआरटी बुक का है, वो 12th क्लास का। ठीक है ना। तो जो भी मैं एमसीक्यू बना रहा हूँ वो सारे जितने भी हैं एमसीक्यू एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड ही हैं। ठीक है। आज हम लोग 100 क्वेश्चन और करेंगे और इसमें से आपका 20 से 25 नंबर का 20 नंबर से 25 नंबर के बीच के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है। आपको ध्यान देना है इसको। 20 to 25 मार्क्स के क्वेश्चन 100% आएंगे। इससे पहले जो 100 एमसीक्यू का जो आपका टेस्ट बना क्वेश्चन बना था उसमें से 20 नंबर के अराउंड आएगा। और इम्पोर्टेंट जो देश दिए थे उसमें से 5 से 10 नंबर का आएगा। मार्केट जो बनाया था, मार्केट का जो चैप्टर था, एक स्टेट का जो वीडियो है मेरा, उसमें से 5 से 7 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। यानी आपका अराउंड 50-60 नंबर का टॉपिक कवर हो जाएगा। चलिए, तो आज हम लोग कुछ एमसीक्यू 100 एमसीक्यू करेंगे। ठीक है। और साथ में हम एक्सप्लेन करते जाएंगे। और जो हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है ना, जितना ज्यादा हो बच्चों तक ये पहुंच सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, आज हम लोग कुछ 100 क्वेश्चंस करेंगे जो कुछ इस तरह से है। जो आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक से है। ठीक है। इंडियन इकोनॉमी मैंने बना दिया है, माइक्रो इकोनॉमिक से है ये। फिर मैं मैक्रो समष्टि अर्थशास्त्र का बनाऊंगा, फिर 11th क्लास के जो है कुछ स्टैटिस्टिक्स का बनाऊंगा। चलिए, 100 क्वेश्चन हम करेंगे इसमें, जिसमें से 20 से 25 नंबर का क्वेश्चन 100% आएगा। ध्यान रखिए, 20 से 25 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आएगा। तो सबसे पहला है, निम्न में से कौन सा चुनाव की समस्या है। देखिए, चुनाव कब होता है? चुनाव होता है जब किसी चीज, जो साधन दुर्लभ होते हैं, और जब दुर्लभ साधन होते हैं तो उसका हम वैकल्पिक प्रयोग करते हैं, उसे बोलते हैं चुनाव। तो चलिए, आय का अधिक होना चुनाव कभी नहीं होगा। आय जब ज्यादा होगी तो आप कुछ भी खरीद सकते हैं। साधनों के वैकल्पिक प्रयोग ये होता है जब दुर्लभ साधन होंगे तो उस चीज की जगह हम दूसरी चीज का प्रयोग करेंगे। साधनों का वैकल्पिक प्रयोग चुनाव है। असीमित आवश्यकता, ठीक है, और सीमित दुर्लभ साधन। तो देखिए, चुनाव की समस्या दुर्लभ साधन के कारण, मैंने बताया था ना वैकल्पिक प्रयोग तो दुर्लभता में ही आती है। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? सीमित साधन आ जाएगा। क्या आएगा आंसर? सीमित साधन। जब सीमित साधन होंगे तो चुनाव की समस्या, जब दुर्लभ होंगे साधन, स्कैर्सिटी होगी, तो उस चीज की जगह हम दूसरी चीज का यूज करेंगे। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। संसाधनों की मुख्य विशेषताएं क्या है? देखिए, संसाधन क्या होते हैं? सीमित होते हैं। हमारी आवश्यकता सीमित होती है। संसाधन क्या होंगे? सीमित होते हैं। इसकी मुख्य आवश्यकता क्या है? कि हमारी आवश्यकताओं की तुलना में दुर्लभ होते हैं। बिल्कुल सही है। उनके वैकल्पिक प्रयोग होते हैं, ये भी ठीक है। दोनों ए और बी, क्योंकि सीमित साधन होंगे तो तुलना में हमारे साधन कम होते हैं और चीज की जगह हम दूसरी चीज का यूज करते हैं। यही हमारा साधनों का क्या हो जाएगा? मुख्य कारण। तो इसका ऑप्शन सी आ जाएगा, मुख्य विशेषता है। अब देखो, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में दुर्लभता, दुर्लभता का मतलब होता है स्कैर्सिटी, दुर्लभता उत्पन्न होती है। दुर्लभता कब उत्पन्न होती है? जब साधन सीमित होंगे, जब हमारी मांग ज्यादा होगी और पूर्ति कम होगी। कोई भी साधन स्कैर्सिटी, ये बोलते हैं ना स्कार्सिटी है। स्कार्सिटी मतलब किसी चीज की कमी, और कमी कब होती है? जब उस चीज की डिमांड ज्यादा हो, किससे? सप्लाई से। तो आइए देखते हैं। संसाधनों की पूर्ति ज्यादा हो, पूर्ति ज्यादा हो तो दुर्लभ होंगे ही नहीं। जब हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत सारे संसाधन हो तो दुर्लभता का तो मतलब ही नहीं है। संसाधनों की पूर्ति, संसाधनों की मांग, जब मांग ज्यादा हो, ये आ जाएगा ऑप्शन इसका। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बाकी हमें पढ़ना ही नहीं है। संसाधन की पूर्ति बराबर ये नहीं होगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। चलिए, थर्ड क्वेश्चन, चयन की समस्या के उत्पन्न होने के क्या कारण है? तो चयन कब होता है? देखिए, चयन का मतलब होता है चॉइस, और चॉइस तभी होगी जब चीजें क्या होगी? स्केर्सिटी होगी, कमी होगी। और कमी कब होती है? जब किसी चीज की मांग ज्यादा हो, यानी साधन सीमित हो और जरूरतें ज्यादा हो, तो स्केर्सिटी होती है। तो देखिए, दुर्लभता की समस्या कब उत्पन्न होती है? जब संसाधन दुर्लभ हो। ठीक है। मानवीय असमता, आवश्यकताएं असीमित हो। ठीक है। संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग हो। बिल्कुल ठीक है। तो उपरोक्त सभी आ जाएगा इसका आंसर। क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। जो भी बच्चे अभी नए नए जुड़ रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, लाइक करते रहे, शेयर करते रहे, कमेंट करते रहे, कि आपका आंसर साथ साथ हम कर लेंगे। चलिए, मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए संसाधन क्या है? हमारी जरूरत को पूरा करने के लिए संसाधन क्या है? सीमित है। संसाधन क्या है? सीमित है। तो क्या आ जाएगा? मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए संसाधन क्या हो जाएगा? सीमित संसाधन हो जाएंगे। ठीक है ना, असीमित होते हैं नहीं। तो इसका आंसर ए आ जाएगा। नेक्स्ट, व्यष्टि आर्थिक चर का उदाहरण है। व्यष्टि, व्यष्टि का मतलब होता है छोटा, इसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं, माइक्रो बोलते हैं इसको इंग्लिश में।
तो माइक्रो का मतलब जिसमें हम व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं। तो व्यष्टि आर्थिक चर का उदाहरण है। राष्ट्रीय आय बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि राष्ट्रीय पूरे अर्थव्यवस्था के बारे में, समग्र मांग पूरी अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन करता है। थोक कीमत ये भी पूरी अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन करता है। तो बाजार मांग, आपने माइक्रो में एक चैप्टर पढ़ा होगा मार्केट, तो मार्केट इसका सही है, एग्जैक्ट आंसर है। बेरोजगारी से संबंधित मुद्दों का अध्ययन किया जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट तो पूरी इकोनॉमी की बात करेंगे तो समष्टि अर्थशास्त्र पर अध्ययन किया जाएगा, ठीक है ना। व्यष्टि तो छोटे, व्यष्टि में अध्ययन नहीं करते, समष्टि अर्थशास्त्र पे अध्ययन हो जाएगा। इसका आंसर, करेक्ट आंसर बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। देखिए केंद्रीय योजनाबद्ध जो अर्थव्यवस्था होता है उसे बोलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी। और समाजवादी अर्थव्यवस्था कहाँ होता है? जहां पे सरकार का स्वामित्व हो। किसका स्वामित्व हो? सरकार का स्वामित्व हो, सरकार का स्वामित्व हो। अब बताइए इसका आंसर आप खुद बता देंगे। स्वामित्व हो, क्या लिखा हुआ है? केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं पर विकास नियंत्रण, किसका नियंत्रण, सॉरी किसका नियंत्रण होता है? तो मैंने बोला सरकार का। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर एग्जैक्ट हो जाएगा। उत्पादन संभावना वक्र का ढलान कैसे होता है? आपको पता होगा, पीपीसी ऐसे होता है, पीपीसी ऐसे, इसे बोलते हैं कॉनकेव, कॉनकेव। और कॉनकेव को हिंदी में बोलते हैं नतोदर, नतोदर। तो देखिए पीपीसी कॉनकेव भी हो सकता है, कॉन्वेक्स भी हो सकता है, और स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है। पीपीसी के 3 कारण होते हैं, और ये सब होता है सीमांत अवसर लागत के कारण। अगर सीमांत अवसर लागत बढ़ रहा है तो कॉनकेव हो जाएगा, कम हो रहा है तो कॉन्वेक्स उन्नतोदर हो जाएगा, और कांस्टेंट है, समान है, तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, पीपीसी स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, ठीक है। तो उत्पादन संभावना वक्र का ढलान कैसे होता है? ऊपर से नीचे, बिल्कुल सही है। एक सीधी रेखा नहीं होता, नो जनरली ऐसे है। ये हो सकता है, ये सब क्या है? हो सकता है, हो सकता है, सकता है कंडीशन है वो, ये कभी स्पेशल केस में होता है, ठीक है। लेकिन होता कैसे है? तो नतोदर, कॉनकेव होता है, मूल बिंदु की ओर नतोदर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, क्या उत्पादन करना, क्या उत्पादन करना है की समस्या किससे संबंधित है? क्या उत्पादन करना है? वस्तु के चुनाव की समस्या है कि किस वस्तु का उत्पादन करना है? तकनीक के चयन, बिल्कुल नहीं। तकनीक के चयन होता है कैसे उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, दूसरा नाम। और आय का वितरण होता है किसके लिए उत्पादन किया जाए, किसके लिए, किसके लिए उत्पादन किया जाए। केंद्रीय समस्या 3 होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। क्या, कैसे और किसके लिए उत्पादन किया जाए, ये दोनों हो जाएगा। लेकिन क्या उत्पादन किया जाएगा? वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य, बिल्कुल नहीं। वस्तुओं और सेवाओं के चयन, ये आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? इसका करेक्ट आंसर वस्तुओं एवं सेवाओं का चयन करना कि क्या बनाना है, इसका आंसर डी आ जाएगा। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा कैसे उत्पादन किया जाए की समस्या है? कैसे उत्पादन किया जाए, मैंने क्या बोला था? तकनीक की समस्या। कौन सी तकनीक का प्रयोग करना है? श्रम प्रधान तकनीक। देखिए कैसे उत्पादन तकनीक की समस्या 2 होती है, एक होती है श्रम प्रधान तकनीक, और एक होता है पूंजी प्रधान, यानी पूंजी प्रधान तकनीक, प्रधान तकनीक, यानी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक और लेबर इंटेंसिव टेक्निक, 2 आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। इधर 11वां क्वेश्चन था, 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। संसाधनों में वृद्धि, समृद्धि का अर्थ उत्पादन संभावना वक्र का क्या है? देखिए पीपीसी हमारा इस तरह से बनता है, यह है साधनों का पूर्ण प्रयोग, साधनों का पूर्ण प्रयोग होता है, पूर्ण प्रयोग, ठीक है। और संसाधनों का विकास होगा तो राइट वर्ड शिफ्ट होगा, और संसाधनों की कमी होगी तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या कह रहा है? संसाधनों की वृद्धि, संसाधनों की वृद्धि से क्या हो जाएगा? पीपीसी राइट वर्ड शिफ्ट जाए, तो राइट वर्ड दाई ओर सरकना, ठीक है ना। बाई ओर कब होगा? जब संसाधनों की कमी होगी, और दाई ओर घुमाव, ये नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। जिस भूमि पर 80 टन गेहूं का उत्पादन किया जाए और उस भूमि पर 100 किलो चावल का उत्पादन किया जाए, तो अवसर लागत क्या होगी? देखिए अवसर लागत क्या होता है, जैसे मान लो मैं गेहूं का प्रोडक्शन कर रहा हूं, मेरे पास एक छोटी सी जमीन है, इसको समझिए, अवसर लागत को ध्यान से समझिए। गेहूं का इतनी सी जमीन है, गेहूं का अगर मैं उत्पादन करता हूं तो मुझे मान लो, मान लीजिए आप 10 किलो का प्रोडक्शन होता है, 10 किलो,
और उतनी सी जमीन में अगर मैं चावल का प्रोडक्शन करता हूं तो मैं 100 किलो प्रोडक्शन करूंगा। अब बताइए मुझे किसका प्रोडक्शन करना चाहिए? मुझे चावल का करना चाहिए। किसका त्याग करूंगा? त्याग में किसका करूंगा? त्याग में करूंगा गेहूं का। गेहूं का उत्पादन नहीं करूंगा क्योंकि मेरा फायदा किसमें? चावल में। तो जिसको त्याग करते हैं ना वो क्या होगा? हमारा अवसर लागत। जिसको त्याग करते हैं होता है अवसर लागत। अवसर लागत। अब मुझे बताइए हमारी छोटी जमीन 80 टन, टन देखना ध्यान देना, 80 नहीं है ये, 80 टन गेहूं का उत्पादन किया जाए, उस भूमि पर 100 किलो चावल उत्पादन कर रहे हैं। बताओ 100 किलो चावल 80 टन, फायदा क्या है? 80 टन में किसको त्याग कर रहे हैं? 100 किलो को। तो उत्पादन अवसर लागत क्या हो जाएगी हमारी? अवसर लागत हो जाएगी 100 किलो। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीपीसी एक सीधी रेखा होती है। पीपीसी सीधी रेखा हो सकती है, कब होगी? मैंने अभी बताया था जब हमारा सीमांत अवसर लागत, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या रहे? कांस्टेंट रहे। जब सीमांत अवसर लागत हमारी क्या हो? समान हो। तो बताइए क्या रहेगा? स्थिर सीमांत अवसर लागत के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस विश्लेषण में उपयोगिता को निश्चित संख्याओं में 1 2 3 4 5 4 आदि में मापा जाता है? गणनावाचक उपयोगिता, क्रमवाचक उपयोगिता। देखो सीरियल वाइज है 1 2 3 4, तो क्रमवाचक आ जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट, उपयोगिता की क्रमवाचक धारणा उपयोगिता को व्यक्त करती है। क्या व्यक्त करती है? इकाइयों के रूप में, संतुष्ट के स्तर के रूप में, स्थिर स्थिरांकों के रूप में, और इनमें से कोई नहीं, तो संतुष्टि के स्तर के रूप में आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब देखिए उपभोक्ता के तटस्थता समूह, तटस्थता का मतलब होता है आईसी समूह में रेखा चित्र प्रस्तुत को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तटस्थता वक्र, उपयोगिता वक्र, बजट वक्र, तटस्थता वक्र। आईसी इंडिफरेंस करवा जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है ना, तो कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक चीजें हैं जो हम लोग 11 12 में पढ़ते हैं। तो ये सब क्वेश्चंस जो है ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, बस जितने भी एमसीक्यू में करवा रहा हूँ तो आप आराम से करें तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बाकी आपकी बहुत सारी चीजें तो आपको आती ही होगी, बाकी रिवाइज ही तो करना है, टाइम कम है, बस एमसीक्यू करते रहें। वह रेखा जो मौद्रिक आय तथा कीमत के दिए होने पर दो वस्तुओं के सभी संयोगों को प्रकट करती है, जिसे वह अपनी समस्त आय खर्च करके खरीद सकता है। तो खरीद सकता है यानी हमारी जितनी इनकम है उससे हम दो वस्तु कितना खरीद सकते हैं, तो वो बजट रेखा बताती है। तो कौन सा आ जाएगा? उत्पादन रेखा बिल्कुल नहीं, बजट रेखा बिल्कुल सही, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? बजट रेखा। एक्स और वाई वस्तु पर्याप्त संयोग, इस मान्यता पर आधारित पी एक्स और पी वाई। देखिए बजट रेखा का समीकरण होता है पी एक्स अपॉन पी वाई, तो पी एक्स पी वाई की जब भी बात करेगा तो वो क्या हो जाएगा? बजट रेखा। देखिए तटस्थता वक्र एमआरएस होता है। तटस्थता वक्र का जो वो होता है, क्या बोलते हैं इसका? स्लोप, ढलान का फॉर्मूला होता है ढलान। दो वस्तु का है तो एमआरएस एक्स वाई, इसका फॉर्मूला होता है पी एक्स अपॉन पी वाई। ये दोनों उपभोक्ता संतुलन तभी होता है इंडिफरेंस कर्व से जब हमारा, देखिए इसका एक डायग्राम है, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। यहाँ पे आ जाते हैं। याद कीजिए उपभोक्ता संतुलन अनादिमान वक्र की सहायता से उपभोक्ता संतुलन वहां होता है जहां पे हमारा अनादिमान वक्र और बजट रेखा क्या करते हैं? एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। तो ये अनादिमान वक्र का ढलान है जो हमारा एम आर एक्स एक्स वाई हो जाएगा, और ये पी एक्स पी वाई किसका ढलान है? बजट रेखा का ढलान है, ये पी एक्स पी वाई। तो अनादिमान वक्र, ये अनादिमान वक्र का ढलान है, और ये किसका ढलान है? बजट रेखा का। तो इसका ये आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तटस्थता वक्र संबंधित है, किससे संबंधित है? तटस्थता वक्र एक्स उपभोक्ता की आय से संबंधित है। अच्छा, एक्स तथा वाई की वस्तु की कीमतों में, ओके, एक्स एंड वाई वस्तु की पर्याप्त कुल उपयोगिता से, उपभोक्ता की रुचि और अभिमानों से। ये आएगा इसका करेक्ट आंसर। देखो तटस्थता वक्र का मतलब होता है हमारी जितनी इनकम दे रखी है उससे हम दो वस्तु का कितना कितना उपभोग करते हैं, रुचि क्या है हमारी उपभोग करने की। तो इसका आंसर एग्जैक्ट आ जाएगा 21 का डी आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है एक्स तथा वाई वस्तु के बीच एमआरएस गिरने की प्रवृत्ति। देखिए हमारा इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स होता है, एमआरएस कम होने की वजह से ये क्या होगा? उन्नतोदर होता है, यानी कॉन्वेक्स होता है। तो जब कम होगा तो कॉन्वेक्स होगा, सॉरी
तो कर लीजिएगा कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स होगा, बढ़ेगा तो कॉनकेव होगा। तो उन्नतोदर कब होता है? जब एमआरएस कम होगा। तो क्या कह रहा है, मूल बिंदु की ओर क्या होगा? उन्नतोदर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ये आ जाएगा, बाकी हमें पढ़ना ही नहीं। ठीक है, देखिए उन्नतोदर कब होता है? जब एमआरएस हमारा कम हो जाए। नतोदर कब होता है? जब एमआरएस हमारा बढ़ जाए। और सीधी रेखा कब होती है? जब हमारा एमआरएस सीमांत प्रतिस्थापन दर जब क्या रहे? समान रहे। तो ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से भी इन तीनों में से कोई कहीं से भी पूछ सकता है। सीमांत प्रतिस्थापन की दर प्रकट करती है, एमआरएस क्या प्रकट करता है? तटस्थता वक्र का ढलान, क्योंकि एमआरएस देख रहे हैं आप, एमआरएस तटस्थता वक्र का ढलान को प्रभावित करती है। बजट रेखा क्या दर्शाती है? कीमत अनुपात। देखो बजट रेखा का दूसरा नाम है कीमत रेखा, तो कीमत के अनुपात को दर्शाती है कीमत रेखा। और बजट रेखा का कीमत रेखा ऐसे फॉर्मूला होता है px/py, तो कीमत रेखा के अनुपात को दर्शाती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे हम तटस्थता वक्र बाएं से दाएं, चलिए एक बार डायग्राम बना लेते हैं। इसका कह रहा है इस तरह से, जैसे जैसे हम तटस्थता वक्र पर बाएं से दाएं ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, तटस्थता वक्र ढलान प्रवृत्ति कैसी होती है बताइए? इनमें होने से आय अनुपात लागत अनुपात क्या कह रहा है ये? जैसे जैसे हम तटस्थता वक्र पर बाएं से दाएं ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, तटस्थता वक्र का ढलान प्रवृत्ति क्या होता है? कम होता है। ठीक है ना, तो इन इकाई होने लगता है, हाँ इकाई कम होने लगता है, ये हो सकता है। तो इसका आंसर ये आ जाएगा, बाकी इन तीनों का तो आंसर नहीं आएगा। चलिए, कीमत के स्थिर रहने पर बजट रेखा में परिवर्तन होता है। आपकी प्राइस सेम है, आपकी बजट रेखा ये है, कीमत सेम है, फिर भी आपकी ज्यादा खरीद रहे हो, इसका मतलब क्या होगा? आय में परिवर्तन होगा। या कम खरीद रहे हो, इसका मतलब क्या? इनकम कम हो गई, आय में परिवर्तन के कारण हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए, सीधा आंसर ये आ जाएगा। मांग में परिवर्तन बिल्कुल नहीं, आय में परिवर्तन से होता है। तटस्थता वक्र के ढलान का मापा जाता है, तटस्थता वक्र एमआरएस एक्स वाई, तटस्थता वक्र का ढलान ये होता है। तो किससे मापा जाता है? सीमांत प्रतिस्थापन, एमआरएस का मतलब होता है सीमांत प्रतिस्थापन दर, ये रहा एमआरएस, प्रतिस्थापन की सीमांत दर, ये भी आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर तकनीकी प्रतिस्थापन दर इनमें से कोई नहीं। तटस्थता वक्र का ढलान मापा जाता है, तकनीक प्रतिस्थापन दर, ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, वस्तु y के लिए x की सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या होगा? x के लिए, y के लिए x की सीमांत, y के लिए x के, तो px/py इसका आंसर आ जाएगा। y के लिए x का, x ऊपर आ जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉरी, इसका फॉर्मूला होता है y के लिए, देखो एमआरएस का फॉर्मूला होता है वैसे चेंज इन लॉस अपॉन चेंज इन प्रॉफिट। तो हम क्या करें? y के लिए हम x का क्या करेंगे? लॉस करेंगे, तो x ऊपर आ जाएगा, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, बजट रेखा के ढलान को व्यक्त किया जाता है, बजट रेखा का ढलान px/py होता है, तो ये आ जाएगा इसका आंसर करेक्ट, ये बी आंसर आ जाएगा। आगे नहीं पढ़ना है, जब आपको एग्जैक्ट आंसर पता हो तो फटाफट क्वेश्चंस करते रहेंगे। उपभोक्ता के तटस्थता समूह के रेखा चित्र प्रस्तुतिकरण को कहा जाता है उपभोक्ता के तटस्थता वक्र कहते हैं। ठीक है, रेखा तटस्थता मानचित्र, बजट रेखा उपभोक्ता के तटस्थता समूह के रेखा चित्र प्रस्तुतिकरण, सॉरी समूह कह रहा है, तटस्थता के समूह, बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व बन रहा है, यानी समूह यानी आईसी, इस तरह से बहुत सारे समूह की बात करेगा तो तटस्थता मानचित्र आ जाएगा। एक तटस्थता मानचित्र में उच्च आईसी प्रकट करती है। देखिए आईसी हमारा ये है, इसका मतलब हम यहाँ कंजम्पशन कर रहे हैं। आईसी जितना ऊंचा रहेगा इसका मतलब आपका उपभोग ज्यादा है, और उपभोग ज्यादा कब बताता है? जब हमारी इनकम ज्यादा है। तो क्वेश्चन क्या है? एक तटस्थता मानचित्र में उच्च आईसी क्या शो करता है? संतुष्टि के निम्न स्तर, संतुष्टि के समान स्तर, संतुष्टि के ऊंचे स्तर। तो इसका आंसर सी आ जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट है, एमआरएस निर्धारित होता है। एमआरएस क्या निर्धारित करता है? उपभोक्ता की आय संतुष्टि के स्तर पर द्वारा, उपभोक्ता की आय द्वारा, उपभोक्ता की रुचि द्वारा, उपभोक्ता के अनाधिमानों द्वारा। तो इसका आंसर करेक्ट आ जाएगा, क्योंकि इंडिफरेंस की बात करता है। इंडिफरेंस
कितना कितना यूज कर रहा है उपभोक्ता, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है वह विशेष मात्रा जो वस्तु की एक विशेष कीमत पर खरीदी जाती है उसे क्या कहते हैं। देखिए एक विशेष मात्रा एक विशेष मात्रा जो विशेष कीमत पर खरीदी जाता है, यानी डिमांड। मांग क्या होता है, एक निश्चित समय पर विशेष कीमत पर और विशेष समय में कोई चीज हम खरीदते हैं उसे मांग बोलते हैं। तो इसका क्या जाएगा, मांग की मांग वक्र पर संचलन। वह विशेष मात्रा जो वस्तु की एक विशेष कीमत पर खरीदी जाती है उसे बोलते हैं मांग। डिमांड का डेफिनेशन ही होता है एक विशेष समय में विशेष कीमत पर उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई वस्तु की इकाई को मांग कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाजार में किसी वस्तु की कीमत तथा मांग में संबंध को दर्शाने वाली अनुसूची। एक वस्तु की कीमत और कितना खरीद रहे हो उसे बोलते हैं मांग वक्र। बाजार में कह रहे हैं तो बाजार मांग वक्र। ठीक है, ठीक है, आगे आइए। जब किसी वस्तु की कीमत है ये 5 रुपए इकाई पर मांग 11 इकाई खरीदता है और ए की मांग 40 इकाई है और बी की मांग 8 रुपए है, तो मांग बाजार मांग क्या होगा। ठीक है, देखिए ऐसे टेबल बना लीजिए। एक उपभोक्ता है वो 5 पे कितना खरीदता है 11, और ए है कि मांग ए की मांग कितनी है 14 खरीदता है। यानी ए जो है ये मान लेते हैं दूसरे की डिमांड 14 है और की मांग तीसरे की मांग जो है वो ऐसे है, ये ए है, ये बी है और सी है। यानी 5 रुपए पे ए खरीदता है 11, बी खरीदता है 14 और सी खरीदता है 8। सी खरीदता है, उसकी डिमांड है 8। तो मांग क्या, बाजार मांग क्या होगी भाई, 5 रुपए पे सब उपभोक्ताओं की अलग अलग मांग है, तो सबकी मांग को अगर हम ऐड कर दे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, बाजार मांग हो जाएगा। तो ऐड करिए, इसको ऐड करिए, 25 और 8 33, इसका आंसर करेक्ट आंसर क्या जाएगा 33। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मांग वक्र का नीचे ऊपर कर देते हैं। क्वेश्चन है मांग वक्र का नीचे की ओर ढलान की बात करता है। ये मान लीजिए हमारा डिमांड है, नीचे की ओर ढलान का मतलब प्राइस कम डिमांड ज्यादा। नीचे की ढलान तो तभी होगा जब प्राइस हमारा क्या होगा, कम होगा। चलिए, कीमत तथा मांग में मात्रा के बीच धनात्मक संबंध दिखाता है, कीमत तथा मांग की मात्रा में विपरीत। क्या हो रहा है, प्राइस कम डिमांड ज्यादा, तो विपरीत संबंध ये ठीक लग रहा है। और कीमत तथा मांगी हुई मात्रा के बीच किसी संबंध को नहीं दर्शाता, चाहिए तो होगा ही नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। चलिए, जब सेबों की कीमत में वृद्धि के कारण संतरों की मांग में वृद्धि हो जाती है तो वह एक दूसरा दो वस्तुएं सेब और संतरे के बीच किस प्रकार का संबंध है। देखिए, सेब संबंध की बात कर रहा है तो संबंधित वस्तुएं दो प्रकार की होती है, एक प्रतिस्थापन वस्तु होती है, एक पूरक वस्तु होती है। और सेब और संतरे की बात कर रहा है, और जब भी एक इसकी प्राइस बढ़ी मान लो, तो इसकी अगर डिमांड बढ़ जाती है या इसकी प्राइस कम हुई, धनात्मक संबंध होगा तो वो होगा प्रतिस्थापन वस्तु। और जब मान लीजिए कार पेट्रोल है, कार की प्राइस बढ़ी, पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी। जब ऋणात्मक संबंध होगा, ध्यान रखिएगा, तो वो होगा पूरक वस्तु। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, जब सेब की कीमत में वृद्धि, संतरों की मांग में वृद्धि, धनात्मक संबंध हो गया तो प्रतिस्थापन वस्तु आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं एक्चुअली 100 क्वेश्चन है तो मैं फटाफट करवा रहा हूँ क्योंकि टाइम आपके पास कम है, तो कई क्वेश्चंस के आंसर मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। सामान्य वस्तुओं की स्थिति में मैं ये मान के चलता हूँ कि आप लोगों को बेसिक क्लियर है, और थोड़ा बहुत मैं बता भी देता हूँ, जिसके बेसिक क्लियर नहीं वो देख भी सकते हैं। सामान्य वस्तुओं की स्थिति में मांग वक्र क्या होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। सामान्य वस्तु में ऋणात्मक, मांग वक्र क्या होता है, ऋणात्मक ही होता है। वैसे तो सामान्य वस्तु में ऋणात्मक हो जाएगा। मांग का नियम लागू नहीं होता है, कब नहीं होता है, सामान्य वस्तु पर होता है, गिफिन वस्तु पे नहीं होता है, क्योंकि गिफिन वस्तु की मांग वो है अपवाद है। मैंने मांग का एक चैप्टर बनाया था, उसमें देख लीजिएगा वीडियो। तो गिफिन वस्तु क्या है, मांग के नियम का अपवाद है। नेक्स्ट, निम्न कोटि की वस्तुएं वे वस्तुएं होती है, निम्न मतलब घटिया, जिसका आय प्रभाव क्या हो, घटिया वस्तु। अब इनकम बढ़ेगी तो घटिया चीजें हम क्या करेंगे, घटिया चीजें कम खरीदेंगे, और इनकम कम हुई तो घटिया चीजें ज्यादा खरीदेंगे। तो कैसा होगा, आय प्रभाव ऋणात्मक। तो इसका आंसर एग्जैक्ट आ जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी प्रतिस्थापन वस्तु को प्रस्तुत करती है? निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी प्रतिस्थापन वस्तु को प्रस्तुत करती है? कार पेट्रोल प्रतिस्थापन नहीं होता है, ये पूरक होता है। जूस और कोल्ड ड्रिंक, अच्छा। ब्रेड और मक्खन, ये भी पूरक हो जाएगा। उपरोक्त सभी ये बिल्कुल नहीं होगा, जूस और कोल्ड ड्रिंक। चलिए जूस पीने का मन नहीं कर रहा, चलो छोड़ो कोई बात नहीं, कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, तो प्रतिस्थापन हो सकता है। वैसे प्रतिस्थापन वस्तुएं होती हैं जैसे पेप्सी और कोक, है ना, टी और कॉफी, ये सब एक दूसरे के प्रतिस्थापन होते हैं। गिफिन विरोधाभास में ध्यान रखिएगा, गिफिन वस्तु में इसका ढलान जो होगा धनात्मक होगा, क्योंकि अगर ऋणात्मक होता तो मांग का नियम लागू होता, धनात्मक है तो मांग का नियम लागू नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर मोटे अनाज, भाई आपकी इनकम बढ़ गई तो मोटे अनाज क्या करोगे, उसकी मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब मांग कम होगी तो डिमांड कर कैसा हो जाएगा, नीचे की तरफ, क्योंकि आय बढ़ी तो मांग कम करोगे, ठीक है। मांग कम करो तो मांग वक्र क्या हो जाएगा, दाई और खिसकाव आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, फटाफट क्वेश्चंस करते हैं, बाकी हम तो पढ़ते ही नहीं आगे। आप अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो फटाफट क्वेश्चंस करते जाए। यदि दो वस्तुएं पूरक है, चलिए ठीक है, मैं एग्जांपल लिख देता हूं, कार पेट्रोल, फिर हम सोचते हैं इसके बारे में। जब एक वस्तु की कीमत वृद्धि हो जाती है, चलो बढ़ा देते हैं प्राइस कार की, जब कार महंगी हो गई भाई साहब पेट्रोल हम कम खरीदेंगे, क्योंकि कार ही नहीं खरीदेंगे, कार महंगी होने के बाद कार ही नहीं खरीदेंगे तो पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी। चलिए आगे क्या कह रहा है, यदि दो वस्तु की कीमत पूरक, दो वस्तु में पूरक है, ठीक है, जब एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, ठीक है, बढ़ गया, डिमांड कम हो जाएगी। अन्य वस्तु की मांग में वृद्धि होगी, बिल्कुल नहीं, अन्य वस्तु की मांग में कमी होगी, बस, बाकी ऑप्शन कुछ नहीं करना उसका। मांग वक्र का ढलान ऊपर की ओर होता है, मांग वक्र का ढलान ऊपर की ओर होता है, ये होता ही नहीं है। ऐसे होगा, होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मांग वक्र का ढलान हमेशा ऋणात्मक होता है, ये सामान्य वस्तु का है। ये हो सकता है, ऐसे कब होगा, गिफिन वाले में, गिफिन गुड्स में धनात्मक संबंध होता है, याद कीजिए। चलिए कोई बात नहीं, ये रहे गिफिन वस्तु है, सीधा आंसर आ जाएगा। मांग वक्र का ढलान ऊपर की ओर होता है, मांग वक्र का ढलान ऊपर की ओर, देखिए ये मांग वक्र है, ऐसे है, ढलान ऊपर की ओर का मतलब ऐसे, ये वाला। ये कब होगा, जब कीमत बढ़ जाएगी, वस्तु की परिवर्तन मांग के निर्धारित तत्वों में निर्भर के कारण वस्तु अपनी कीमत में अतिरेक, चलिए सीधी, इनमें से कोई नहीं, वस्तु की अपनी में परिवर्तन के कारण, अपनी कीमत में, मांग के निर्धारित तत्व अन्य बातों के कारण, बिल्कुल नहीं, ये तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें कीमत के कारण हो रहा है, तो पहले आंसर आ जाएगा, इसका गलत लिखा हुआ था इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिजली की कीमत में वृद्धि हो गई, चलिए भाई इलेक्ट्रिसिटी महंगा हो गया, तो बिजली के जितने भी उपकरण है ना, यूज आप करना कम कर दोगे, क्या हो जाएगा कि मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। ईडी एक से ज्यादा दर्शाता है, देखो एक से, ईडी जब एक से ज्यादा होगा तो लोजदार होगा, लोजदार का मतलब एक से ज्यादा, बेरोजगार का मतलब एक से कम। पूर्णतः बेरोजगार, याद कीजिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, पूर्णतः बेरोजगार का मतलब होता है जीरो, और पूर्णतः रोजगार का मतलब होता है इनफाइनाइट, तो इसका आंसर ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, तो इसका आंसर ए करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, जब कीमत में प्रतिशत परिवर्तन की तुलना में मांग में प्रतिशत परिवर्तन कम हो जाती है, भाई सर चलिए एग्जांपल ले लेते हैं, कह रहा है कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है 10% मान लिया, जब कीमत में प्रतिशत परिवर्तन की तुलना में मांग में प्रतिशत परिवर्तन कम हो, मांग में कम कर दो, बहुत बढ़िया, ये आ जाएगा 0.5, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, तो मांग क्या होगी, एक से कम हो जाएगा, इकाई से अधिक, बिल्कुल नहीं। पूर्णतः बेरोजगार तो होता ही नहीं, पूर्णतः बेरोजगार का मतलब होता है, फॉर्मूला देखिए, पूर्णतः बेरोजगार का मतलब प्राइस बढ़े या कम हो, मांग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लो भाई, तो ये तो होगा नहीं। पूर्णतः रोजगार का मतलब होता है प्राइस सेम है, प्राइस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सिर्फ मांग बढ़ रही है, ये भी नहीं होगा, तो एक से कम, इकाई से कम, ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। 50 क्वेश्चन देखिए, एक सीधी रेखा नीचे की ओर ढलान वाले मांग वक्र के मध्य बिंदु, सीधी रेखा, चलिए इसका मैं दिखाता हूं, ये देखिए ज्यामितीय विधि होता है एक, इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं, चलिए ये लीजिए, समझने की कोशिश करें, ये है ज्यामितीय विधि,
बीच में जो पॉइंट होगा ईडी इक्वल्स टू 1 होता है, कम होगा तो 1 से कम, और ये 0 हो जाएगा। ये 1 से ज्यादा हो जाएगा ईडी ग्रेटर देन 1, और ये 1 से बहुत ज्यादा होगा ईडी इनफाइनाइट। तो कह रहा है मांग वक्र नीचे ढलने वाला मध्य बिंदु, मध्य बिंदु का मतलब इसकी बात कर रहा है, तो ईडी कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। जब वस्तु की कीमत कम होने लगती है, ठीक है, कुल व्यय बढ़ जाए, देखिए प्राइस बढ़े या कम हो, कुल व्यय पे कोई फर्क ना पड़े, नो चेंज, तो ईडी इक्वल्स टू 1 होगा। जब प्राइस और टोटल कुल व्यय में पॉजिटिव रिलेशन हो, ध्यान रखिएगा, तो ईडी लेस देन 1 होगा, और जब ऋणात्मक संबंध हो तो ग्रेटर देन 1 होगा। अब देख लेते हैं इसमें से क्या कह रहा है। ये कुल व्यय विधि है, ऋणात्मक संबंध है, ईडी ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब मांग में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में प्रतिशत, ऊपर वाला, जब मांग वस्तु की कीमत कम हो जाए और कुल व्यय बढ़ जाए, ऋणात्मक संबंध है तो 1 से अधिक, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। जब मांग में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में हुए प्रतिशत परिवर्तन की तुलना से अधिक हो, चलिए अच्छी बात है, लिख लेते हैं। मांग में प्रतिशत परिवर्तन, चलो 10% मान लिया, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन की तुलना से अधिक हो, नीचे कम कर दो, इसका मतलब ईडी 1 से ज्यादा आ जाएगा। 1 से ज्यादा, 1 से ज्यादा, 1 से ज्यादा को क्या बोलते हैं, लोचदार बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा बी। जब मांग वक्र y अक्ष के समांतर होता है, चलिए ठीक है बना लेते हैं, y अक्ष ये रहा, इसके समांतर होता है, इसका मतलब प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्राइस बढ़े या कम हो, डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब प्राइस, डिमांड 0%, प्राइस कितना भी बढ़ ले रहा हो, कम हो रहा हो, तो इसका मतलब ईडी 0 आ जाएगा। चलिए आगे क्या कह रहा है, जब मांग वक्र y अक्ष के समांतर होता है, ठीक है कर दिया, जब मांग की लोच क्या होगी, क्या होगी भाई, 0 हो जाएगा, 0 होगा आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी वस्तु की कीमत घटने लग जाए, चलो भाई यही बना लेते हैं, घटने से उस वस्तु पर किया जाने वाला कुल व्यय, कुल व्यय की बात करें, घट जाता है, भाई साहब धनात्मक संबंध है, जब भी धनात्मक संबंध होगा तो ईडी 1 ग्रेटर देन लेस देन 1 होगा, और जब भी कुल व्यय में, सॉरी इसमें क्या है, ऋणात्मक संबंध है। देखो कह रहा है कीमत घटने से कुल व्यय भी घट जाए, चलिए कुल व्यय भी घट जाए तो धनात्मक संबंध होगा तो ईडी लेस देन 1। जब ऋणात्मक संबंध होगा, एक बढ़ेगा दूसरा कम होगा, तो ईडी ग्रेटर देन 1 होगा। और जब प्राइस बढ़े या कम हो, कुल व्यय पे कोई प्रभाव ना पड़े, नो चेंज, तो ईडी ग्रेटर देन 1 होगा। बढ़िया भाई, आइए देख लेते हैं। यदि किसी वस्तु की कीमत में घटने से वस्तु की पर किया जाने वाला कुल व्यय घट जाए, कुल व्यय घट जाए, धनात्मक संबंध है तो ईडी लेस देन 1 आ जाएगा। देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या है, इसकी मांग की लोच इकाई से कम होगी, बिल्कुल सही है, बी आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 55 करें आप लोग। आइए, अल्पकालीन उत्पादन संभावना वक्र, भाई अल्पकाल में परिवर्तनशील अनुपात का नियम होता है, दीर्घकाल में ये होता है। दीर्घकाल उत्पादन के संदर्भ में ये क्या आ जाएगा, परिवर्ती स्थिर। हाँ ध्यान रखिएगा, अल्पकाल में सभी साधन परिवर्तन होते हैं, सिर्फ लेबर नहीं होता है। दीर्घकाल में उत्पादन के फलन के संदर्भ में कारक अनुपात होता है, क्या स्थिर होता है भाई। ध्यान रखिएगा, अल्पकाल में सभी साधन परिवर्तित होते हैं लेबर के अलावा, और दीर्घकाल में सारे साधन क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। फटाफट करेंगे, फटाफट वीडियो लंबी हो जाएगी, जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्वेश्चन। निम्न समीकरणों में से कौन सा सही है, कौन सा सही है, कुल उत्पाद, औसत उत्पाद, सीमांत उत्पाद, इनमें से कोई नहीं। निम्न समीकरणों में से कौन सा सही है, समीकरण ही नहीं है, क्वेश्चन हटा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। निम्न समीकरणों में से कौन सा सही है, ये है एक्चुअली क्वेश्चन, चाहिए इसको। एपी का फॉर्मूला होता है टीपी अपॉन यूनिट, ये गलत है।
एमपी का फॉर्मूला होता है चेंज इन टीपी अपॉन चेंज इन यूनिट्स। लेबर वही यूनिट्स मतलब लेबर, ठीक ये चलो ठीक है, ये नहीं इसमें तो ये होता है फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे क्यों दे रखा है ये भी नहीं है। और ये देखिए यहाँ पे क्वांटिटी जो है ना, क्वांटिटी को टीपी से डिनोट किया गया है। तो क्वांटिटी एपी का फॉर्मूला होता है टीपी अपॉन यूनिट्स, ठीक है। तो क्वांटिटी क्या है यहाँ पे, टीपी है, और यूनिट क्या है, लेबर है, तो इसका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ ध्यान रखिएगा क्वांटिटी मतलब प्रोडक्ट टीपी और यूनिट लेबर, ठीक है। निम्न समीकरण से कौन सा सही है, सही क्या है, एमपी का फॉर्मूला होता है टीपी का माइनस, टीपी एन माइनस 2 नहीं होगा बाबू, एन माइनस 1 होता है। चलिए एपी टीपी अपॉन यूनिट्स बिल्कुल नहीं होता है, एपी होता है टीपी अपॉन यूनिट्स, मल्टीप्लाई नहीं होता है, ये आ जाएगा एमपी का चेंज इन टीपी अपॉन चेंज यूनिट्स, डी आंसर आ जाएगा। परिवर्तित अनुपात प्रकार द्वारा उत्पादन फलन तब होता है जब उत्पादन के स्तर में परिवर्तन के साथ कारक उत्पादन में परिवर्तन हो। अच्छा, परिवर्तनशील अनुपात नियम होता क्या है, उसमें एक साधन परिवर्तनशील होते हैं, बाकी सब स्थिर होते हैं। जब परिवर्ती मतलब लेबर शब्द का प्रयोग करके उत्पादन बढ़ाया जा संभव हो, जब उत्पादन के स्तर में परिवर्तन से उत्पादन के पैमाने की तो बात ही नहीं करेगा, इसका आंसर ये आ जाएगा डी, यानी ए बी सही है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी करेक्ट आंसर है, ठीक है ना, डी इसका करेक्ट आंसर, ए और बी दोनों। चलिए, जब सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो, सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो, जब जब एमपी नेगेटिव होता है तो टीपी क्या होता है, फॉल हो जाता है, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा, कुल उत्पाद घटना प्रारंभ कर देगा। जब औसत उत्पाद एपी ऋणात्मक हो, एपी हो जाए तो कुल उत्पाद की स्थिति क्या होगी, एपी जब ऋणात्मक हो जाए तो कुल उत्पाद की स्थिति क्या होगी, पढ़ने लग प्रारंभ, इनमें से कोई नहीं। देखिए एपी कभी ऋणात्मक होता ही नहीं है, ठीक है ना, एपी कभी ऋणात्मक होता ही नहीं है, कभी नहीं देखेंगे आप। एमपी ऋणात्मक होता है तो कुल उत्पाद की क्या, एक्चुअली इसमें क्या होगा, ये जो गलत क्वेश्चन ही गलत है, इसको मैं ठीक कर देता हूं। अब ये सीमांत है, एक मिनट इसको मैं थोड़ा ठीक कर देता हूं। चलिए उठा लेते हैं पेन, सीमांत, हाँ सीमांत उत्पाद ऋणात्मक हो, जब एमपी नेगेटिव हो, तो एमपी जब नेगेटिव होता है तो टीपी क्या होता है, टीपी घटने लग जाता है, घटना प्रारंभ हो जाता है, देखो कुल उत्पाद घटना प्रारंभ हो जाएगा। वही दो क्वेश्चन आ गए, इनमें से कौन सा परिवर्तन अनुपात के नियम पे लागू होने का कारण होता है। देखिए परिवर्तनशील अनुपात नियम कब लागू होता है, जब एक साधन स्थिर हो बाकी सब फिक्स्ड हो, कई कारणों का स्थिर होना, कई कारणों को दूसरों की तुलना में कुशल होना, सीमांत उत्पादन घटना, ए और बी, उत्पादन कई कारणों के उत्पादन स्थिर रहना बिल्कुल होता है, लेबर के अलावा सब स्थिर रहते हैं, कई कारणों को दूसरों की तुलना में कुशल होना, ये भी हो सकता है। चलिए इसका आंसर डी आ जाएगा। नेक्स्ट, हासमान नियम का मतलब होता है एमपी कम होना। तीन स्टेज होते हैं साधन के बढ़ते प्रतिफल, हासमान नियम और घटते प्रतिफल। बढ़ते प्रतिफल में एमपी कम होता है, सॉरी बढ़ता है, घटते प्रतिफल में एमपी कम होगा। जब एमपी कम होगा तो टीपी बढ़ेगा, क्योंकि ये घट रहा है तो घटती दर से बढ़ेगा। इसका आंसर देखिए घटती दर से बढ़ेगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कुल पर घटती दर से बढ़ता है, सीधा आ जाएगा आंसर ए, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं। फटाफट क्वेश्चन करते हैं। कहता है स्थिर लागतों को कहा जाता है, स्थिर लागत क्या होता है, पूरक लागत, ऊपरी लागत, अप्रत्यक्ष लागत। इसका आंसर डी आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर डी है। फटाफट कर लेते हैं। जिन लागतों में उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने से, उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने से कारक परिवर्तन होता है, प्रमुख लागतें, अप्रत्यक्ष लागतें, वास्तविक लागत, इनमें से कोई नहीं। प्राइम कॉस्ट बोलते हैं, पीवीसी। जो उत्पादन परिवर्तन करेंगे तो उत्पादन बढ़ेगा या कम होगा, जो प्रत्यक्ष होता है। जैसे मान लीजिए कोई हम कोई चीज बना रहे हैं तो उसके लिए रॉ मटेरियल वगैरह क्या होगा, उसके लिए प्रत्यक्ष लागत हो जाएगा, तो परिवर्तनशील टीवीसी आएगा इसका करेक्ट आंसर, यानी प्रमुख लागत हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, टीएफसी का, टीसी का फॉर्मूला होता है टीएफसी प्लस टीवीसी, टीएफसी प्लस टीवीसी, ये आ जाएगा, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मजदूरों को दी गई मजदूरी कहा जाता है, ये क्या है, मजदूरों को मजदूरी देते स्पष्ट लागत। लागतें वैसे तो होती है स्पष्ट और अस्पष्ट। अस्पष्ट लागत वो होता है जिसका हमें पेमेंट नहीं करना पड़े, स्पष्ट लागत होती है जिसका हमें पेमेंट कर देते हैं। जैसे लेबर का पेमेंट कर रहे हो आप, मशीनरी बाहर से मंगवा रहे हो, रॉ मटेरियल बाहर से मंगवा रहे हो, ये स्पष्ट लागत है। जैसे मैं आपको खुद पढ़ा रहा हूँ, मैं अपने बच्चों को खुद पढ़ाता हूँ, मुझे किसी को पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, तो वो स्पष्ट लागत होगा। आगे बढ़ते हैं।
समय कम है इसलिए हम आपको एक्सप्लेन ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि टाइम कम है आपके। जब उत्पादन का स्तर शून्य हो, भाई ठीक है हमने कुछ नहीं बनाया, बहुत बढ़िया, तब बंधी लागत फिक्स कॉस्ट क्या होगी? भाई चाहे बनाओ या ना बनाओ फिक्स कॉस्ट में कुछ ना कुछ तो होगी ही होगी। तो जब उत्पादन का तब बंधी लागत शून्य होगी, ऋणात्मक होगी, धनात्मक परिवर्तन लागत के बराबर होगी। ये क्या है भाई? ऋणात्मक तो होती नहीं है, शून्य भी नहीं होगी, कुछ ना कुछ होगा, धनात्मक हो जाएगा। परिवर्ती लागत के बराबर होगा? बिल्कुल नहीं, परिवर्ती लागत तो हो, रॉ मटेरियल वगैरह तो होगा ही नहीं ना, तो इसका आंसर सी आ जाएगा। वह लागत जो उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के साथ परिवर्तित होती है, मतलब उत्पादन बढ़ा तो परिवर्तन वो बढ़ा, तो इसे क्या बोलते हैं? प्राइम कॉस्ट, प्रमुख लागत, इसे बोलते हैं पीवीसी, वेरिएबल कॉस्ट। ध्यान रखिएगा, जो उत्पादन के साथ बढ़ेगा वो परिवर्तनशील लागत होगा। परिवर्तनशील लागत को बोलते हैं प्रमुख कारण, प्रमुख लागतें। निम्न में से कौन सी बंधी लागत है? बंधी लागत मतलब फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट, बिजली का बिल बढ़िया, कच्चे माल का खर्च नहीं, ये तो उत्पादन के साथ बढ़ेगा, कम होगा। अस्थायी पूंजी पर ब्याज, फिक्स पर इंटरेस्ट दे रहे हो तो फिक्स कॉस्ट आपको देना ही पड़ेगा, तो ये आ जाएगा। देखिए बिजली बिल भी आप जितना यूज करेगा तो वेरिएबल ही हो जाएगा। उत्पादन के शून्य होने पर कुल लागत क्या होगी? बहुत बढ़िया, देखिए आप कुछ नहीं बना रहे हैं, कुछ नहीं बना रहे हैं, तो टीसी क्या होगा? टीएफसी के बराबर होगा। जो हमारा फिक्स कॉस्ट होगा, मान लीजिए रेंट है तो 10 रुपए रेंट हो जाएगा, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो होगा नहीं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? परिवर्तित कुल बंधी लागत के बराबर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सूत्र टीवीसी का आकलन करता है? भाई टीवीसी का फॉर्मूला होता है टीसी माइनस टीएफसी, बिल्कुल सही। देखो टीसी का फॉर्मूला होता है टीएफसी प्लस टीवीसी, तो टीवीसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टीसी माइनस टीएफसी, ठीक है ना? तो ये आंसर अब देख ले, यहाँ पे टीवीसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टीसी माइनस टीएफसी, ठीक है। जो बच्चे नए जुड़े हैं फटाफट उसको कमेंट करते रहे, शेयर करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे चैनल को, ठीक है। पेपर से पहले जो है आप लोग इतना शेयर कर दीजिए कि हमारा चैनल हर बच्चे तक पहुंच सके। मैं भी आप लोगों में से ही हूँ एक, मैं भी बिहार के बेगूसराय से हूँ, ठीक है। आप लोग जितना हो सके हम लोगों को सपोर्ट कीजिए। औसत बंधी लागत प्रकट करते हैं। एएफसी क्या प्रकट करता है? एएफसी कैसे होता है? एएफसी ऐसे होता है, क्या प्रकट करता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये आ जाएगा नीचे की ओर, ये सब तो मतलब ही नहीं है, यू यू का तो होगा ही नहीं। जब एमपी वक्र एसी का वक्र को काटता है, अच्छा तो दोनों बराबर होंगे, ऑब्वियस सी बात है। जब भी कोई भी आपस में दो रेखा आपस में काटती है, इसका मतलब वो दोनों वहां पे बराबर है। एक वस्तु की प्रति इकाई लागत पर यूनिट कॉस्ट एसी कहलाता है, एवरेज कॉस्ट, परिवर्तन लागत, औसत लागत आ जाएगी। भाई इसी का फॉर्मूला होता है उत्पादन यानी क्वांटिटी अपॉन लेबर, टीसी अपॉन यूनिट, प्रति व्यक्ति लागत हमारा एसी हो जाएगा। जब एटीसी ज्यादा होता है एसी से, हाँ इसका डायग्राम देख लीजिए थोड़ा सा, देखिए एसी ऐसे होता है और एमसी ऐसे होता है। अब क्या कह रहे हैं पढ़िए, एमसी एटीसी मतलब एसी, एसी ज्यादा है एमसी से, एसी ज्यादा है एमसी से, तो ये वाला पॉइंट है, ठीक है। तो एसी क्या होगा? एसी घट रहा होगा, ये आ जाएगा। कुल लागत, सॉरी कुल है ये, कुल लागत बढ़ती दर से बढ़ रहा है, तो सीमांत लागत देखिए भाई सीधी सी बात है, जब आपका ये बढ़ेगा तो ये बढ़ती दर से बढ़ेगा, जब ये घटेगा तो भी ये बढ़ेगा, लेकिन किस दर से? घटती दर से, घटती दर से, घटती दर, ठीक है। तो जब कोई बात बढ़ती दर से बढ़ता है तो सीमांत लागत बढ़ेगा, सीधा करेक्ट। किसी वस्तु की सीमांत लागत में शामिल होता है। सीमांत लागत में क्या होता है? केवल परिवर्तनशील लागत, फिक्स कॉस्ट कभी सीमांत लागत नहीं होती। सीमांत का मतलब किसी वस्तु के अतिरिक्त इकाई पे किया गया व्यय सीमांत लागत होता है। टीआर ज्यादा हो टीसी से, अच्छा टीआर ज्यादा है टीसी से तो लाभ होगा। कैसा लाभ होगा? सामान्य लाभ तो तब होता है जब टीआर बराबर हो, सॉरी टीआर बराबर हो तो सामान्य लाभ। सामान्य हानि, हानि जब होता है जब खर्चे ज्यादा हो, टीसी ज्यादा हो, किससे? टीसी ज्यादा हो टीआर से। असामान्य लाभ कब होगा? जब टीआर ज्यादा होगा टीसी से। और असामान्य हानि कब होगी? जब टीसी ज्यादा हो, बहुत ज्यादा हो। तो क्या कह रहे हैं? टीआर ज्यादा है, तो टीआर ज्यादा है तो सामान्य हमारा लाभ है, असामान्य लाभ है, तो क्या आ जाएगा? असामान्य लाभ, असामान्य लाभ, ये आ जाएगा। रेवेन्यू ज्यादा है कॉस्ट से, सोचो
जब रेवेन्यू ज्यादा होगा कॉस्ट से तो क्या होगा, रेवेन्यू जब ज्यादा, हमारी इनकम ज्यादा होगी, खर्चे कम होंगे तो असामान्य लाभ हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामान्य लाभ तब प्राप्त होता है जब ए आर और एम आर क्या हो, ए आर इक्वल टू ए सी हो। सामान्य लाभ तब प्राप्त होता है, सामान्य लाभ का मतलब होता है ए आर इक्वल टू ए सी, ए आर इक्वल टू ए सी, ए आर इक्वल टू ए सी, टी आर इक्वल टू टी सी। ठीक है ना, ये तीनों तो सेम हो जाएगा। ये चलिए ये आएगा सामान्य लाभ, अभी हमने पढ़ा था ना सामान्य लाभ कब होता है, जब टी आर इक्वल टू टी सी हो। करेक्ट है। वैसे जहाँ टी आर टी सी होता है वहां पे ए आर इक्वल टू ए सी भी होता है, लेकिन जब टी आर टी सी दे रखा था टी आर टी सी आएगा। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में उत्पादन संतुलन कब होता है भाई, उत्पादन संतुलन तब होता है जब एम आर इक्वल टू एम सी हो। और आपको पता है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में एम आर और ए आर बराबर होता है, तो आपस में क्या हो जाएंगे, सारे बराबर हो जाएंगे। एम आर इक्वल टू एम सी इक्वल टू ए आर। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा, चलिए इसमें देखो मैं बता देता हूँ, ये आपका ए आर एम आर परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में, और एमसी कैसे होता है, ऐसे होता है। तो यहाँ पे होगा कंडीशन क्या होगी, यहाँ होगी, यहाँ नहीं, यहाँ पे। तो क्या कह रहा है, ए आर इक्वल टू एम आर इक्वल टू एम सी, ठीक है। और एमसी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो एमसी बढ़ना चाहिए। ए आर इक्वल टू एम आर इक्वल टू ए सी बढ़ना चाहिए, एमसी बढ़ना चाहिए। तो इसका आंसर ये आ जाएगा। देख लीजिए ए आर इक्वल टू एम आर इक्वल टू एम सी यहाँ पे है, और एमसी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा सी। उत्पादन संतुलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, उत्पादन संतुलन, उत्पादक संतुलन कब होता है, जब टी आर टी सी के बीच न्यूनतम अंतर हो। अच्छा, एम आर इक्वल टू एम सी हो, ठीक है, ये उत्पादन संतुलन के कंडीशन है। क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। उत्पादन संतुलन के संदर्भ में कौन सा सही है, टी आर इक्वल टू न्यूनतम संबंध, बिल्कुल नहीं। एम आर इक्वल टू एम सी होना चाहिए, हाँ ये होता है। उत्पादन को अधिकतम लाभ प्राप्त हो, ये भी होता है। संतुलन की स्थिति में उत्पादक का अपने उत्पादन के प्रति का कोई परिवर्तन नहीं, ठीक है ना। उत्पादक को अधिकतम लाभ हो, देखिए एम आर इक्वल टू एम सी होना चाहिए, उसके बाद एम सी बढ़ना भी चाहिए, ठीक है ना। एम आर इक्वल टू एम सी तो दिया हुआ है, लेकिन एम सी बढ़ने का कंडीशन नहीं दे रखा, तो इसका आंसर सी आ जाएगा, क्योंकि लाभ अधिक होना चाहिए, ठीक है। अगर इसमें लिखा होता है एम आर इक्वल टू एम सी होना चाहिए और एम सी बढ़ना चाहिए, तो इसका आंसर बी होता। आगे बढ़ते हैं। सामान्य लाभ कब होता है, सामान्य लाभ जब होगा जब टी आर ज्यादा, कुल प्राप्ति का सामान्य, सामान्य लाभ एक भाग है कुल संप्राप्ति का, कुल लागत का, सीमांत प्राप्ति का, सीमांत लागत का। भाई सामान्य लाभ तब होगा जब टी आर इक्वल टू टी सी हो, सॉरी टी आर इक्वल टू टी सी। तो औसत संप्राप्ति का, कुल लागत का, कुल संप्राप्ति का, सीमांत संप्राप्ति का औसत। सामान्य लाभ किसका, सामान्य लाभ का होगा जब टी आर टी सी इक्वल हो, ठीक है ना। तो टी आर टी सी इक्वल होना चाहिए। तो ये किसका भाग है, कुल संप्राप्ति का, रेवेन्यू आना चाहिए। सामान्य लाभ का मतलब होता है उतना पैसा आना चाहिए जिससे हमारा बिजनेस चलता रहे, तो संप्राप्ति आ जाएगा। जब फर्म एम आर इक्वल टू एम सी के बराबर हो, पश्चात उत्पादन बढ़ा देती है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब एम आर एम सी बराबर हो, ये वाली कंडीशन, ए आर इक्वल टू एम आर इक्वल टू एम सी, तो एम सी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, ठीक है। बढ़ा देती है तो एम आर एम सी से अधिक होगा, एम सी एम आर से अधिक होगा, एम आर एम सी के बराबर रहती है, इनमें से कोई नहीं, तो ये एम सी क्या होगा, एम आर से अधिक होगा, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। किस प्रकार के बाजार में फर्म, ध्यान रखिएगा, एक फर्म कीमत स्वीकारक होता है। भाई पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में याद कीजिए कीमत का निर्धारण कौन करता है, उद्योग करता है, तो फर्म क्या होगा, कीमत स्वीकारक, तो पूर्ण प्रतियोगिता इसका आंसर आ जाएगा। एक फर्म केवल कम कीमत पर ही वस्तु की अधिक मात्रा बेच सकता है, ये सिर्फ एकाधिकार और एकाधिकारात्मक में होता है, ठीक है ना। लेकिन एकाधिकार ही दे रखा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एकाधिकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में, पूर्ण प्रतियोगिता ऐसी स्थिति होती है जहां पे बहुत सारे बेचने वाले होते हैं, सबकी कीमत सेम होती है और वस्तुएं भी सेम होता है। एक फर्म अधिक कीमत वसूल करने में सक्षम होता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उद्योग कीमत निर्धारित करके देती है, फर्म को वही स्वीकार करना पड़ता है। एक फर्म एक समान कीमत वसूल करता है, करने में सक्षम है। टाइम हो गया है।
एक फर्म एक समान कीमत वसूल करने में सक्षम होता है, ये ठीक है। एक फर्म विद्यमान कीमत पर कितनी भी मात्रा बेचने से सक्षम होता है, ठीक है। इसका बी और सी आंसर आ जाएगा। एकाधिकार के अंतर्गत फर्म का मांग वक्र कैसा होता है? एकाधिकार भाई मांग वक्र ऐसे हो जाएगा, AR को ही डिमांड कर बोलते हैं, तो कैसा हो जाएगा? विपरीत संबंध, कीमत और मांग के बीच विपरीत संबंध, ठीक है। नेक्स्ट, एक ही वस्तु की के लिए विभिन्न क्रेताओं से विभिन्न कीमतों पर वसूल कहलाता है कीमत विभेद। कीमत विभेद हमने पढ़ाया था आपको, वीडियो में देख लीजिएगा मार्केट वाले में। कीमत विभेद होता है, कीमत विभेद। कीमत विभेद कौन करता है? एकाधिकारात्मक, एकाधिकार करता है। अलग अलग कस्टमर से अलग अलग प्राइस चार्ज कर सकता है सेम वस्तु का। वस्तुएं सेम है बट उस वस्तु के लिए अलग अलग उपभोक्ता से अलग अलग कीमत चार्ज करना हमारा कीमत विभेद होता है। एकाधिकार के अंतर्गत फर्म क्या होता है भाई? एकाधिकार में अकेला नियंत्रण करता है, तो वही कीमत स्वीकार भी करता है, वही कीमत निर्धारित भी करता है। कीमत का आंशिक नियंत्रण बिल्कुल नहीं, पूर्ण नियंत्रण होता है, बिल्कुल सही। कीमत पर कोई नियंत्रण नहीं, ये नहीं होगा, तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा बी। कौन सा बाजार एकजुट? भाई एकजुट आपको याद करिए, एकजुट व्यापार गुट किसे बोलते हैं? कार्टेल बोलते हैं। कार्टेल कहाँ होता है? अल्पाधिकार में होता है। एकाधिकार प्रतियोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? एकाधिकारी, एकाधिकारी, एकाधिकारी का मतलब होता है मोनोपोलिस्टिक। एकाधिकार और एकाधिकारी में अंतर है, ध्यान दीजिए। ये एकाधिकार है, इस वर्ड को ध्यान दीजिए। एकाधिकार का मतलब एक ही बेचने वाला, एकाधिकारी का मतलब बहुत सारे बेचने वाले हैं, लेकिन वस्तुएं सब एक दूसरे के प्रतिस्थापन है। तो एकाधिकारी प्रतियोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है? चलिए, कीमत पर पूर्ण नियंत्रण बहुत बढ़िया, अकेला है तो अपने हिसाब से करता है। मांग वक्र क्षैतिज सरल होता है, अच्छा। प्रवेश की क्षमता होती है, बिल्कुल सही। विक्रय लागत अधिक होता है। कौन सा सही है? कौन सा सही है? कीमत पर पूर्ण नियंत्रण, मांग वक्र क्षैतिज। पूर्ण नियंत्रण एक दूसरे को देख के प्राइस चार्ज करते हैं, स्वतंत्रता होती है। विक्रय लागत अधिक होना नहीं, यह आ जाएगा इसका। वैसे देखा जाए, अगर इसमें से इनमें से सही होता तो कुछ क्वेश्चन में चेंज होता, लेकिन इनमें से सही नहीं है, तो इसका इनमें से सभी का ऑप्शन नहीं है, तो ये आ जाएगा सीधा सी। नेक्स्ट, एकाधिकारी प्रतियोगिता का बाजार में कौन सी विशेषता एकाधिकार के साथ मेल खाती है? देखिए, एकाधिकार एकाधिकारी में क्या अंतर है? एक विक्रेता तथा विक्रेताओं की बड़ी संख्या, कीमत पर पूर्ण नियंत्रण, प्रवेश और निषेध की स्वतंत्रता, मांग वक्र का ढलान नीचे की ओर। दोनों ध्यान रखिएगा, एकाधिकार हो या एकाधिकारात्मक, दोनों का AR MR ऐसे ही बनता है। AR ही मांग वक्र होता है दोनों बाजार में, एक ही समानता है कि मांग वक्र ढलान नीचे वाला होता है। नेक्स्ट, यदि एक फर्म का मांग वक्र क्षैतिज सरल रेखा होता है, फर्म प्रचलित कीमत पर कितनी भी मात्रा बेच सकती है। एक फर्म का मांग वक्र क्षैतिज सरल होता है, क्षैतिज हॉरिजॉन्टल, एक प्रचलित कीमत पर एक निर्धारित मांग बेच सकता है। एक फर्म एक वस्तु की कीमत पर समान मात्रा बेच सकता है। फर्म अपने उत्पादन की विभिन्न मात्रा पर, देखिए क्षैतिज इस तरह से मान लीजिए, तो क्या होगा? सेम प्राइस पे ज्यादा भी बेच सकता है, कम भी बेच सकता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सेम प्राइस पे ज्यादा भी बेचना, कम भी बेचना, कितनी भी मात्रा प्रचलित कीमत, ये आ जाएगा समान कीमत। ये ऑप्शन, सी ऑप्शन आ जाएगा। एक फर्म दीर्घकाल में असामान्य लाभ अर्जित कर सकता है। देखिए, असामान्य लाभ दीर्घकाल में कब करोगे? जब आप अकेले हो मार्केट में, एकाधिकार के अंतर्गत। ये मैंने बताया हुआ है, ज्यादा डिस्कस इस पे नहीं करूंगा। एकाधिकारी मोनोपोलिस्टिक की तुलना में एकाधिकार के अंतर्गत एक फर्म का मांग कैसा होता है? अधिक रोजगार होता है, रोजगार होता है, ठीक है ना, ये आ जाएगा। एक बाजार व्यवस्था जिसमें केवल दो उत्पादक ही होते हैं, दो उत्पादक होते हैं, द्वैधाधिकार हो जाएगा, क्योंकि अल्पाधिकार में कुछ बड़ी फर्में होती हैं, 8-10 होती हैं। एकाधिकारी प्रतियोगिता में उत्पाद समरूप होता है, समरूप, केवल विभेदी होता है। एकाधिकारी मतलब होता है जैसे साबुन बनाने वाली कंपनियां, एकाधिकारी का मतलब होता है जो वस्तुएं प्रतिस्थापन वस्तुएं बनाती हैं, एक दूसरे की जगह यूज होने वाले, एक जगह यूज होने वाले, तो क्या हो जाएगा? वस्तु विभेद। विज्ञापन आधारित विभेदी कीमत, ये आ जाएगा। केवल विभेदी होते हैं, वस्तु क्या होते हैं? विभेद होते हैं, दोनों में डिफरेंस होता है, लेकिन प्रतिस्थापन होते हैं एक दूसरे के। AR वक्र तथा उद्योग का मांग वक्र समान होता है,
अल्पाधिकार की स्थिति में नहीं होता है, पूर्ण प्रतियोगिता एकाधिकार की स्थिति में किया जाएगा। क्वेश्चन सॉरी, औसत AR वक्र, AR वक्र और उद्योग का मांग वक्र। उद्योग तो पूर्ण प्रतियोगिता में होता है, ठीक है ना, तो वो जो प्राइस सेट करेगा उसी हिसाब से ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार ये, ठीक है। तो ये 100 क्वेश्चन करने हैं, और जो एक आधो हो सकता है कि जल्दी जल्दी में हमने कुछ ध्यान नहीं दिया होगा, ऊपर नीचे एक आधो क्वेश्चन होगा तो उसको करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। जो हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं उसको वो हम चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। हम लोग मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, जितने भी MCQ कर सकते हैं। 200-250 क्वेश्चन हमने कर लिया है। इंडियन इकोनॉमी में 100 क्वेश्चन किए हैं, माइक्रो के 100 क्वेश्चन किए हैं, मैक्रो के भी 100 क्वेश्चन करेंगे और स्टैट्स के भी, ठीक है। तो आप लोग जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।